बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात की तारीकी में वो तेज से इस कदमों से चली जा रही थी। उसकी टांगों में कपकपाहट थी। वो सख्त घबरा रही थी। उसकी घबराने की वजह यह थी कि कोई उसे देख ना ले, क्योंकि वो गांव के पंडित शास्त्री जी की बेटी थी और अगर वो पकड़ी जाती तो उसके वालिदैन की बरसों से बनी हुई इज्जत खाक में मिल जानी थी। बहुत से अंदेशों को दिमाग में निकालते निकालते वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। एक जवान उसे गुस्से से देख रहा था। रानी पर नजर पड़ते ही वो दांत पीसते हुए बोला, रानी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुमने कितनी देर लगा दी है। उसके लहजे में शिकवा था। शुक्र करो सूरज, मैं आ गई हूं, रानी बोली, वरना आज तो आना बहुत मुश्किल हो गया था। अरे क्यों? सूरज ने पूछा। आज बाबूजी ने कहा था कि वो देर तक मंदिर में रहेंगे, फिर कुछ समय पहले वो मंदिर से आए, उनके लिए भोजन तैयार किया, फिर उनके सोने में देर लगी और जैसे ही वो सोए तो मैं यहाँ आ गई। रानी ने सारी बात तफसील से बताई। अच्छा? सूरज ने अच्छा को लंबा करते हुए कहा। रात बहुत हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, रानी बोली। क्या मतलब? अभी तो आई हो। सूरज समझने की कोशिश करो, रानी बोली। हमारा यूं मिलना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं भला? सूरज हैरत से बोला। सूरज की बात सुनकर रानी ने कहा, अगर मुझे किसी ने तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो मेरे पिताजी की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। सूरज बेजारी से बोला। वाह, तुम इंसानों के अंदेशे। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। अच्छा रानी, आज तुमने मुझे बुलाया क्यों था? रानी बोली, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। असल में मेरे माता पिता जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहते हैं। मेरी माँ ने लड़का देखना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा? सूरज के लहजे में बेपनाह तशवीश थी। तो तुम्हें मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना होगा। रानी का लहजा अटल था। सूरज बोला, रानी ये बहुत मुश्किल है, इस वक्त मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? किस वक्त करोगे? जब मेरा रिश्ता तय हो जाएगा, रानी गुस्से से बोली। रानी, कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे बापू से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अब खुश? ये सुनकर रानी मुस्कुराने लगी तो सूरज भी हंस पड़ा। सुबह का उजाला हरसू फैल गया था। रानी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी और पंडित शास्त्री मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर में पंडित शास्त्री रसोई में आए और नाश्ता बनाती रानी को देखने लगे। रानी को देखते हुए पंडित की तशवीश और बढ़ गई। रानी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसका सुर्खो सफेद रंग मुरझाकर पीला जर्द हो रहा था। रानी, पंडित शास्त्री ने रानी को मुखातिब किया। क्या बात है बेटी, तू दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। बेटी, कोई परेशानी है तो मुझे बता। नहीं बापूजी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। आपके होते हुए मैं भला परेशान हो सकती हूँ? पंडित शास्त्री ने पूछा। तो क्यों मुरझाई जा रही है? अरे ये तो तेरे खेलने कूदने और खुश रहने के दिन हैं। अभी तो तू जिंदगी के मसले मसाइल से दूर है। बाबूजी, आप तो जानते हैं कि आजकल हर चीज खालिस नहीं मिलती, हर दूसरी चीज में मिलावट होती है। शायद इसीलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। पंडित शास्त्री खामोश तो हो गए थे, मगर उनके चेहरे से यही लग रहा था कि मुतमिन नहीं हुए थे। नाश्ता करने के बाद पंडित शास्त्री मंदिर में चले गए थे, क्योंकि आज भजन गाने का दिन था। रानी घर के कामों में मसरूफ हो गई। आज शाम को पंडित शास्त्री जरा जल्दी आ गए थे और आकर रानी से बोली, चल बेटी, हम आज हकीम साहिब के पास जा रहे हैं। हकीम के पास? लेकिन क्यों बापूजी? रानी ने पूछा। पंडित जी बोले, तेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं बापूजी, घर में कौन होगा? माँ मौसी के घर रहने के लिए गई है, वो जब आ जाएगी फिर हम चलेंगे, रानी ने कहा। घर की तू चिंता न कर, मैंने मंदिर में श्याम को कह दिया था कि हमारे घर पर नजर रखना। पंडित जी और रानी गांव के हकीम साहिब के पास चले गए। हकीम साहिब ने रानी का चेकअप किया और बोले, पंडित जी, आपकी पुत्री में खून की कमी है और कोई चिंता की बात नहीं। खून की कमी?
खून की कमी किस सबब से हो रही है? हकीम साहिब, पंडित जी ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उन्हें इस्तेमाल करें। गर्म हवाएं चल रही थी, रेत के जरे हवा में तैर रहे थे, फिजा में आग लगी हुई थी और कई लोगों की दर्दो कुरब में डूबी हुई चीखें सुनाई दे रही थी। एक बेचैनी थी जो कि हर तरफ फैली हुई थी। ऐसे में सुल्तान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, अपने खानदान को बचाए या अपनी मताए हयात को। वक्त कम था और फैसला जल्दी करना था। उसने फिर वही फैसला किया जो ऐसे मौकों पर हर कोई करता है। उसने अपने माँ बाप को बचाया, अपने माँ बाप को उस जली हुई और बर्बाद होती बस्ती से निकालकर एक उजारू बयाबान से मकान में ले आया जहाँ एक जोगी रहता था। ताहम सुल्तान जिनजादा और उसके माँ बाप जोगी के उस मकान में रहाइश से लाइल्म थे। वो इस दुनिया से चली गई थी जिसको सुल्तान ने बहुत टूट के चाहा था। उसकी मौत से सुल्तान जिनजादा जैसे जीते जी मर गया था। उसके पास ताकतों का जो इतना बड़ा तूफान था वो उसे बेकार लगने लगा था। अब उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं रहा था। वो एक जिंदा लाश बन चुका था। उसके माता पिता भी जानते थे कि रोशनी की जुदाई में उसका ये हाल है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उन्हीं दिनों वो उस जोगी की रहाइश के बारे में जान चुके थे जो यहाँ काफी टाइम से रह रहा था। एक दिन जोगी ने उस जिनजादे को देखा और उसे कहा, ए जिनजादे, तू मेरे पास आ, मैं तेरी परेशानी का उपाय निकाल सकता हूँ। जोगी के पास वो जिनजादा गया और बोला, तुम क्या इस दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी मेरी तकलीफ नहीं दूर कर सकता? तकदीर में क्या होगा तू क्या इस दुनिया में कोई फर्क भी नहीं जान सकता? जोगी सख्त लहजे में बोला, तेरे जैसों को ये फकीर इतना ही कहेगा कि तदबीर से तकदीर बदली जा सकती है। सुल्तान की आंखों में मोती झिलमिलाने लगे। वो बोला, मैं तदबीर से अपनी तकदीर कैसे बदलूंगा? जिसे मैं चाहता था उसको मुझसे छीन लिया गया है। इस जालिम जादूगर ने हमारी पूरी बस्ती बर्बाद कर डाली। जोगी मुस्कुराया, मूर्ख, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ जंगल का कानून चलता है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। भेड़ियों के शहर में भेड़िया बनना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि ठोकर लाकर ही बंदा ठाकुर बनता है। सुल्तान जोगी की बात सुनकर बोला, क्या ऐसा मुमकिन है कि मुझे मेरी रोशनी वापस मिल जाए? सब कुछ मुमकिन है। मैं आज रात को कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ, जोगी ने कहा और सुल्तान जिनजादा गायब हो गया। दरअसल वो जोगी यही चाहता था। दरअसल वो उस जादूगर का दुश्मन था। उसने सुल्तान की बस्ती को अपने अमल से बर्बाद करके वहां अपने पैर बसाए थे। सुल्तान भी उस मनहूस जादूगर से अपना बदला लेने के लिए हर हद से गुजरने के लिए तैयार था। इसलिए उस जोगी ने सुल्तान को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। वो अमावस की रात थी। रानी तेज से कदमों से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। हर तरफ छाया हुआ गुप्त अंधेरा उसे हरासा कर रहा था। ताहम अंधेरे को भगाने के लिए उसके पास एक पावरफुल टॉर्च थी। आज सूरज ने रानी को बुलाया था। रानी जैसे ही उस मतलूबा दरख्त के पास पहुंची तो अचानक कोई चीज धर्म से नीचे गिरी। रानी की चीख निकल गई। जब रानी के हाथ बहाल हुए तो उसने सूरज को वहां खड़े देखा। सूरज, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या वजह थी मुझे जानना है। रानी गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम तो ऐसे गिरज रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी क़यामत आ गई हो। सूरज ने कहा। रानी बोली, सूरज, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो कि इस तरह मेरे लिए तुमसे मिलने के लिए आना इतना मुश्किल है और ऊपर से तुम अपनी जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इसलिए तुमसे कहती हूँ। रानी आगे कुछ ना बोल सकी। सूरज के होंठों ने उसके होंठों को साकित कर दिया था। रानी मदहोश सी होने लगी। उस वक्त उसे यूं महसूस हुआ जैसे दो सुइयां उसकी गर्दन में पेवस हो गई हों। उसके बाद रानी को कोई भी होश न रहा। दूसरी जानिब पंडित शास्त्री सोए हुए थे। वो सपने में रानी को किसी बियाबान सहरा में भागता हुआ देख रहे थे। हैरानकुन बात यह थी कि रानी जिस सिमत भागती, एक काला स्याह बादल भी ऐन उसके सर के ऊपर उसके साथ उड़ता था। काफी देर से ऐसा ही हो रहा था। पंडित जी जिस वक्त नींद से बेदार हुए तो बड़े हरासा थे। सुबह हो चुकी थी। वो बाहर आए तो सामने रानी अपने कमरे से निकलकर रसोई में जा रही थी। रानी को पंडित जी ने देखा तो वो परेशान रह गए। रानी की रंगत एक ही रात में बहुत ज्यादा जर्द हो गई थी और वो बहुत ज्यादा लागर लग रही थी। रानी बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बहुत कमजोर लग रही हो।
पंडित ने पूछा। रानी बोली, बाबूजी मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है, बस आज गर्दन में और सर में बहुत ज्यादा दर्द है। तू जाकर आराम कर बिटिया, पंडित जी शफकतो मोहब्बत से बोले। लेकिन बापूजी नाश्ता? कोई बात नहीं, मैं नाश्ता खुद बना लूंगा, तू आराम कर। जहां जहां कोई गलत काम होता है वहां सुकून नापैद हो जाता है, क्योंकि बरकत ही उठ जाती है। प्रेमनाथ एक ऐसा जालिम इंसान था जिसने अपनी काली ताकतों के जोर पर कितने ही इंसानों की जिंदगियां दीमक की तरह चाटी थी। प्रेमनाथ को सांप पालने का शौक था और इसी शौक के कारण वो जोगी की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो जोगी को अपने पास ले आया और उससे सांपों के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। सांपों के बारे में जो आगाही जोगी स्टेज के जरिए से प्रेमनाथ ने हासिल की, वो उस पर ही आजमाना चाहता था। यहाँ से प्रेमनाथ और जोगी की दुश्मनी का आगाज हुआ था और दुश्मनी वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। प्रेमनाथ ताकतवर होता गया। उसने कई जिन्नाती बस्तियां तस्खीर की। उन्हीं में से एक बस्ती सुल्तान की भी थी, जिसे इस जालिम इंसान ने बर्बाद किया था। रोशनी प्रेमनाथ के जादू में जकड़ी हुई थी। दूसरी जानिब जोगी ने भी कई बलिदान देकर काली माता का दिल जीत लिया था। अब उसके पास खूब शक्तियां थी। प्रेमनाथ और जोगी स्तेश एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। इस मर्तबा जोगी ने सुल्तान को भी अपने साथ मिला लिया था। अगले दिन जोगी ने सुल्तान को हाजिर किया। उसकी हालत बहुत नागुफ्ता सी बनी हुई थी। अरे सुल्तान, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ये सुनकर सुल्तान बोला, जोगी फजूल की बातों को छोड़ो, ये बताओ कि मैं रोशनी को दोबारा हासिल कर सकता हूँ या नहीं। जोगी बोला, हाँ तू उस जिनजादी को दोबारा पा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तू मेरी हर बात को न सिर्फ हुक्म का दर्जा देगा बल्कि उस हुक्म की तकमील भी करेगा। रोशनी को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, सुल्तान बोला। और फिर जोगी ने सुल्तान को रोशनी को हासिल करने का जो तरीका बताया, उसे सुनकर पहले तो सुल्तान जिनजादे ने सोचा कि इनकार कर दे, मगर अपनी रोशनी जिनजादी के बारे में सोचकर उसने हाँ कर दी। पंडित शास्त्री एक हमदर्द इंसान थे। उनके गांव में या आसपास में किसी को भी तकलीफ होती तो वो खुद भी टेंशन में आ जाते थे, और यहाँ तो मसला उनकी अपनी बेटी का था। पहले तो कई दिनों से वो महसूस कर रहे थे कि रानी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, लेकिन अब वो यूं महसूस कर रहे थे कि रानी के ऊपर कोई बहुत बड़ी आत्मा मंडला रही है। आज पंडित जी घर में दाखिल हुए तो रानी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। बिटिया, सुबह तुम्हें चक्कर आ रहे थे और अब तुमने फिर से काम शुरू कर दिया। घर के काम फिर बाद में भी तो हो सकते थे। पंडित जी का लहजा गुस्से और शफकत से भरपूर था। बापूजी, आप तो जानते हैं कि आज माँ मौसी के घर से आ जाएगी और माँ को सहन में ये पत्ते पड़े हुए कितने बुरे लगते हैं, बस इसीलिए। और वैसे भी अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, रानी ने कहा। पंडित जी बोले, अब तो सफाई हो गई है ना, अब तो अपने कमरे में जाकर आराम कर। और हाँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, वहां मत आना, मैंने एक जाप करना है आज। जी ठीक है बापूजी, कहती हुई रानी अपने कमरे में आ गई। उसे इस वक्त सूरज की बड़ी याद आ रही थी। सूरज ने इसे इस बात का यकीन दिलाया था कि वो इसके बापूजी से जल्दी बात करेगा, और रानी को सूरज पर पूरा एतमाद भी था। लेकिन फिर भी वो बेहद परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ मौसी के घर उसकी मौसी से रिश्ते की बात करने के लिए गई थी। उसकी बड़ी बहन अरुदना की शादी भी उसकी मौसी ने अपने जाने वालों में करवाई थी। रानी सोच रही थी कि ऐसी सूरत हाल में एक मर्तबा सूरज से मिलना लाजमी है। रोशनी को सुल्तान पर बेइंतहा मोहब्बत थी। वो रोशनी को दोबारा हासिल करने से पहले रोशनी की हत्या का कारण बनने वाले को निस्तो नाबूद करना चाहता था। इसलिए वो प्रेमनाथ की कमीनगाह के सामने मंडला रहा था। वो प्रेमनाथ को मारना चाहता था, मगर इसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि वो प्रेमनाथ का खात्मा किस तरह करे। अचानक प्रेमनाथ अपनी कठिया से बाहर निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। उस सुल्तान जिनजादे ने सोचा कि शायद प्रेमनाथ की कठिया में उसकी मौत का कोई सबब मिल जाए या उसकी किसी कमजोरी का पता चल जाए। इसलिए सुल्तान प्रेमनाथ की झोपड़ी में आया। वहां अजीब सा धुआं फैला था। आसपास कई बोतलें भी थी जिनमें धुआं भरा हुआ था। सुल्तान आगे बढ़ा और उसने बोतलों के ढक्कन उतारने शुरू कर दिए। उनमें से एक बोला, आप हमारे बस्ती के हैं। बोतलों में से धुआं बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे वो सब अपने मुजस्सम रूप में आ गए। वो सब सुल्तान की अपनी बस्ती के जिन्नात थे। सबने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। वो सुल्तान के एहसानमंद थे।
उनमें से एक जिन बोला, आप हमारी बस्ती के जिनजादे हैं और हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने उस मनहूस जादूगर से हमें निजात दिलवाई। अब हम सब मिलकर उस जादूगर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब जिन्नात में भी उस जिन की हिमायत की जिसका नाम जाकाल था, वो सब पलक झपकते ही गायब हो गए। सुल्तान जानता था कि जब इन सबकी ताकतें यकजा हो जाएंगी तो प्रेमनाथ इनके सामने नहीं ठहर सकेगा। प्रेमनाथ के अंजाम के बारे में सोचकर सुल्तान मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसने अपना इंतकाम ले लिया था। अब सुल्तान अपने अगले कदम के बारे में संजीदगी के साथ सोच रहा था। उसे अब जोगी सुदेश के पास जाना था। दूसरी जानिब जोगी बंद आंखों से सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो अपने बदतरीन दुश्मन को मौत के घाट उतरवा चुका था। बरसों की उस जंग में जीत उसकी हुई थी। इस वक्त सुल्तान भी वहां आ गया और बोला, तुम सब कुछ जान ही चुके होगे कि प्रेमनाथ का नापाक वजूद इस दुनिया से खत्म हो चुका है और अब मैं अपनी रोशनी को हासिल करना चाहता हूँ। जोगी ने कहा, पहले तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम अपने पहले मिशन में कामयाब हो गए। अब अगर तुम रोशनी को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शनाख्त बदलनी होगी। तुम्हें इंसानी दुनिया में जाना होगा और सूरज बनकर पंडित शास्त्री की बेटी रानी से प्रेम का ढोंग रचाना होगा। उसके बाद रानी का कुछ खून तुम्हें पीना होगा और मैं तुम्हें रोशनी का पुतला बनाकर दूंगा। रानी के खून से तुम्हें उसे नहलाना होगा। इस काम के लिए रानी बहुत मौजू है, क्योंकि मैंने रानी और रोशनी की जन्म कुंडली निकाली है। इन दोनों ने एक ही समय में एक ही दिन में जन्म लिया है। जोगी की बात सुनकर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। रानी सूरज के पास खड़ी थी। सूरज ने सोच लिया था कि वो आज रानी को सब कुछ साफ साफ बताकर उससे माफी मांगेगा, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। रानी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश करना, सूरज ने कहा। हाँ सूरज, बोलो क्या बात है, रानी ने पूछा। जवाब में सूरज ने उसे सब कुछ बता दिया। उसे सुनकर रानी के दिमाग में धमाके होने लगे। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे खौफ नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि वो इस वक्त दर्द की गहराई में गोताजन थी। फिर रानी बोली, सुल्तान हो या सूरज, तुम मेरा प्रेम हो। मैंने तुम्हें बहुत टूट कर चाहा है और मेरी चाहत का तुमने ये सिला दिया। तुम पहले मुझे रोशनी के बारे में बता देते तो मैं अपना सारा खून तुम्हें दे देती। प्यार का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी। आज के बाद मुझसे कभी भी मत मिलना। भगवान के लिए मेरा प्रार्थना है कि तुम और रोशनी हमेशा खुश रहो। रानी, मुझे मुआफ कर दो। सुल्तान ने रानी के आगे बाकायदा हाथ जोड़ दिए। जाओ सुल्तान, मैंने तुम्हें मुआफ किया, रानी ने कहा और अपने घर की गली की तरफ मुड़ गई। उसकी आंखें आंसू से लबरेज थी। उस वक्त सुल्तान भी उदास खड़ा था। उस दिन पंडित शास्त्री ने बहुत कोशिश की कि रानी के ऊपर मंडलाने वाली बुरी आत्मा का पता लगा लें, लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद धीरे धीरे रानी सेहतमंद होती गई। रानी की मौसी ने रानी के लिए एक रिश्ता लाया था। लड़का पंडित शास्त्री और उनकी पत्नी को बहुत अच्छा लगा था। बाद में जब उन्होंने रानी से उसकी राय पूछी तो रानी ने भी रजामंदी जाहिर कर दी और यूं रानी की शादी हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।